नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। नाजरीन, आज इत्तिफाक से मैंने ये सोच रखा था कि मैं क्या बात करूंगा। मौजू से थोड़ी सी हटके है लेकिन मौजू से मुतल्लिक ही है और मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है और हैरानगी की बात यह है कि पड़ोसी मुल्क भी इसको देख रहा है, जो मेरे लिए एक अचंभे की बात है। तो तमाम यूट्यूब चैनल और दीगर लोग जो व्हाट्सएप के अंदर हिंदुस्तान में भी प्रोग्राम देखते हैं, उनको मुख्तसरन एक पैगाम हमारी तरफ से। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने माशी तौर पे बहुत ज़्यादा सफ़र किया क्योंकि यहाँ पर इंतहा पसंदी बढ़ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स ने, ये पूरी क्लिप चलाना भाई, ये इंडियन यूट्यूब वाले जो चैनल है, तो पाकिस्तान में मौजूद लोगों ने यह महसूस किया कि बढ़ती इंतहा पसंदी मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। एक माइंडसेट का नाम है इंतहा पसंदी यानी एक्सट्रीमिज़म। इसकी वजह से मुल्क ने बहुत सफ़र किया, इकोनॉमिकली सफ़र किया, लॉस ऑफ लाइव्स हुई। अभी मैं सोच रहा था, अखबारात का मुताला कर रहा था, इसमें बहुत कुछ जो था वो इंडियन स्पॉन्सर्ड भी था। हाँ, मैं जुर्रत से बोल देता हूँ, लोग यहाँ डरते हैं पाकिस्तान में, पता नहीं इंडिया से क्यों डरते हैं इतना। पाकिस्तानी सहाफ़ी, आई रियली डोंट नो, जिसे आप लोग पत्रकार कहते हैं, तो पाकिस्तानी पत्रकार इंडिया से क्यों घबराते हैं मुझे पता नहीं। शायद आप लोगों ने कोई टेपें वेपें बनाई हो जब दिल्ली बुला के इनको अपने पास होस्ट करते हैं आप लोग, लेकिन मैं नहीं डरता। तो बात कुछ ऐसी है कि हमने जब सफ़रिंग की तो हमने सोचा कि अगर हम इतना सफ़र कर रहे हैं, हम इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, तो हम इसे एक टैक्टिक के तौर पर यूज़ करते हैं। और फिर हमने इसी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को, याद रखें इंतहा पसंदी का ताल्लुक मजहब से नहीं, ये एक सोच और फिक्र का नाम, इसको हमने हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट कर दिया। और अगर आप गौर से देखिए, समझिए, तो ये एक्सट्रीमिज्म और इंतहा पसंदी हमने जब से हिंदुस्तान में भेजी है, तो धर्म जाति के नाम पर वहां पर मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। जल्द ही ये एक, आप समझें कि एक टर्माइट की तरह, दीमक की तरह हिंदुस्तानी माशरे को अंदर से खा जाएंगे। और जब ये खा जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान भी बिल्कुल खोखला हो गया है, हो जाएगा। ये मैं आपको सही बात बता, धर्म जाति के नाम पर दंगे होंगे, इस पर राजनीति होगी। मुझे हिंदी आती है थोड़ी बहुत, सीखी है, फिल्में बहुत देखी। तो बुनियादी तौर पर हम क्या करेंगे कि हिंदुस्तान को इतना खोखला कर देंगे कि वो फिर, जैसे एक आप दरख्त, अगर आपने देखा हो, दरख्त के अंदर जब दीमक लग जाती है तो फिर बाहर की छाल रह जाती है, अंदर से खोखले दरख्त को ख़त्म करने के लिए सिर्फ मामूली सी उंगली भी लगा दी जाए तो हो जाएगा। ये 10-15 साल में हो जाएगा। दंगे फसाद होंगे, सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की जो वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो जाएंगी। यही एक, जिसे आप कह सकते हैं इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच जो है वहाँ पर गालिब आ जाएगी। कभी हरिजन पिटेगा, कभी मुसलमान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, कभी सिखों के ख़िलाफ़, कभी दीगर मज़ाहिब के ख़िलाफ़। वहाँ पर जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और ये समझते रहेंगे कि दरअसल किसी तरह देशभक्त हैं। ये देशभक्त नहीं है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार होगा मोदी। और जब हिंदुस्तान जल रहा होगा तो मोदी भी नीरू की तरह बांसुरी बजा रहा होगा और आप समझ ही नहीं पाए, पाकिस्तानी बेटा बहुत शाणे हैं, वी आर नेक्स्ट लेवल। मैं सही बता रहा हूं। हमने फवाद खान भेजा, सोनम कपूर का कैरियर तबाह। हमने मायरा खान भेजी, शाहरुख खान का कैरियर तबाह। कोई फिल्म ही नहीं दे रहा उन लोगों को। हम जहां से गुजर जाएं जमीन बंजर कर देते हैं। बेटा, आप हमें पहचाने नहीं हो, बड़े शाणे लोग हैं हम। हमने अपना काम दिखा दिया। अब आते हैं जनाब आज के मौजू की तरफ। पैगाम वहां चला गया ना, थोड़ा वहां पे हिला के रखता हूं, सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर चलाओ। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान होंगे जिनके साथ मैं कराची के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूंगा। कराची की माशी सूरत हाल के मुतल्लिक गुफ्तगू करूंगा। FBR की टैक्स वसूली के अहदाफ के मुतल्लिक बात करूंगा जो कराची से मौसूल किए हैं। मेरे साथ मौजूद बज़रिया स्काइप जनाब अतीकुर रहमान साहब, जो कि एक तज्ज़ियाकार भी हैं, मईशत के ऊपर गहरी नज़र भी रखते हैं,
कारोबारी ताजिर जो इदारे हैं उनके अंदर अहम ओहदों के ऊपर फाइज भी रहे हैं। इनको वेलकम करता हूं शो में। और साथ हमारे होंगे जनाब अहमद चुनाई साहब, डायरेक्टर भी हैं PSX के। उसके अलावा पाकिस्तान में एक नामो मुकाम है, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ होंगे, सवालात की हम बौछार करेंगे उनके साथ। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अतीकुर रहमान साहब आपसे। कराची के भले हालात जो हैं वो ख़राब हों, लेकिन माशी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्या वक्त नहीं आ गया कि कराची की माशी कंट्रीब्यूशन के मुताबिक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, इसके ताजरों सनतकारों के साथ ताउन भी उसी मयार का हो? क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया अली। एक बीमार कराची जिसका हशर अजीब व गरीब कर दिया, जिसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना दूसरी मरात है, वो इस बीमार कराची में जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि 1 ट्रिलियन का आपको टैक्स दे दिया, 65% आपके टैक्स नेट में टोटल पे कंट्रीब्यूशन करती है, 95% लोकल टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है, प्रोविंशियल टैक्सेस में आई मीन। और साथ ही साथ आप ये देखें कि एक्सपोर्ट में 55% से लेकर 60% का कंट्रीब्यूशन है। ये एक बीमार कराची का हाल है। अगर कराची को आप मराद दें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, इसको फैसिलिटेट करें, जो इससे वादे किए हैं वो पूरे करें, तो मैं समझता हूं कि ये कराची अकेला ही पूरे पाकिस्तान के तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। बात सारी ये आ रही है कि ये सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं बात है, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट, जितनी गवर्नमेंट्स आती रही सब ने लगातार कराची को नेगलेक्ट किया। कराचाइट होने पे मुझे बहुत बड़ा फख्र है, लेकिन आप ये मुझे बताइए उस तकलीफ और दुख को लेकर कैसे जाऊं एज ए बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल लोगों के, स्मॉल ट्रेडर्स के, छोटे ताजरों के, ये सारी चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि इनका हल क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बात सारी ये है कि अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ ऐलानात किए हैं और इंडस्ट्रीज के बारे में भी कहा है, IT के बारे में भी कहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है और जाहिर है कराची को भी इससे बहुत फायदा होगा और यहाँ के यूथ भी और यहाँ के लोग भी मुस्तफीद होंगे। कुछ छोटी सी रिलीफ आती भी अब नजर आ रही है। यहाँ पर अहमद चुनाई साहब की जानिब भी जाऊँगा। अहमद चुनाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि अच्छी जानिब हुकूमत ने इकदामात लिए हैं, तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में आपने पिछली दफ़ा बात की थी, अब तो चंद माह गुजर गए। आज मैंने सोचा दोबारा से आपसे इस मौजू और कराची के मौजू के ऊपर जोड़ के सवाल करता हूँ कि पिछली मरतबा आपने कहा कि कॉमन मैन की लाइफ इम्पेक्ट हो रही है, भले इकनॉमिक और इंडस्ट्रियल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफ़ी हद तक अचीव हो गए। तो ज़रा मुझे ये बताइएगा, क्या कॉमन मैन की पोजीशन इम्प्रूव हुई है या नहीं? जी अहमद चुनाई साहब। जी देखें, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, वाज़े आ रही। देखिए, बदनसीबी ये है कि हमारी कॉमन मैन की जो शिकायत हैं वो आज भी बदस्तूर कायम है। कराची आदाद-ओ-शुमार अभी अतीक साहब ने दिए हैं, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी है कि दुनिया के चंद बेहतरीन शहरों में भी शुमार हो सकता है रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से। लेकिन अफसोस के इस पर ना फेडरल गवर्नमेंट ना सूबाई गवर्नमेंट जो तवज्जो देनी चाहिए थी उसके रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से वो नहीं दी जा रही, चाहे वो फेडरल रेवेन्यू हो चाहे सिंध रेवेन्यू हो। आज हम जो कराची के हालात देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जहाँ स्ट्रीट कैंप्स की बात आती है तो वही बहुत बड़ा सवाल निशान आता है हमारे मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी पर। दूसरा, ये गलत तासुर हमेशा से मिलता है कि जी कराची से लोग छोड़ के जा रहे हैं। कराची से लोग छोड़ के जा रहे होते तो आज कराची में इंडस्ट्रियल जमीन की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें ना कर रही होती। कराची में आज तमाम तर नामसायद हालात के बावजूद कि जहाँ बिजली आपको नहीं मिलती, जहाँ गैस आपको नहीं मिलती, जहाँ पानी आपको अपना नहीं मिलता और आपको कहीं ना कहीं से पानी अरेंज करना पड़ता है कि इस शहर में पानी की शदीद कमी कही जाती है, लेकिन तमाम इंडस्ट्रीज चल रही है, तमाम लोगों को पानी पहुंच रहा है, तो वो कहाँ से पहुंच रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग का पानी जो हमें 50 पैसे में मिल सकता है वो 1.5 रुपए में मिल रहा है टैंकर के जरिए। वही पानी जो है हमें 50 पैसे में मिल जाता और हमारी इंडस्ट्रीज को जो है वो अगर ये पैसे पहुंचते के पास वाफिर पैसे होते तो शायद आज 1 ट्रिलियन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम दुगनी बात कर रहे होते। तो ये सारे वो नामसाइद हालात हैं कि जिसके बावजूद भी कराची की वाइब्रेंसी
अपनी जगह पर है, कराची की अहमियत अपनी जगह पर है। इंटरनेशनल वर्ल्ड भी इस बात को मानती है कि कराची ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दिल है। और आज जब ये आदत शुमार इतने पब्लिक हुए हैं तो मेरी हुक्म बाला से दरख्वास्त है कि खुदारा इस पे देखें कि आज कराची में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिससे न सिर्फ सिंध चल रहा है, जिससे न सिर्फ पूरा पाकिस्तान चल रहा है, तो हम इसको क्यों निगलेक्ट करने की बातें करते हैं? यहाँ के अवाम को उनका जायज हक क्यों नहीं देते, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कौमियत से हो। हम तो यहाँ कराची में एक फूलों का गुलदस्ता है जहाँ तमाम कौमियतें रहती हैं और तमाम कौमियतों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। यहाँ किसी को किसी पे बर्तरी नहीं है। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर करके इस शहर को और तबाह बर्बाद कर रहे हैं कि एक दूध देती गाय है, उसको काटने के चक्कर में हम क्यों हैं? उसको काटे ना खुदारा और उसको डेवलप करें ताकि जो 1 ट्रिलियन की फिगर नजर आ रही है वो शायद 2-3 ट्रिलियन नजर आ जाए आपको। और यही पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सूरत हाल की जो इस वक्त अबतर हालत है उसको सुधारने में बहुत बड़ी मदद दे सकती थी। बड़ी आम बात आपने की है, मेरे ख्याल यहाँ पर मुझे इजाफा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो फिर गुफ्तगू आज करनी है कराची के माशी हालात पर। तो अवाम के बुनियादी मसाइल को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कराची एक अहम कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की पेस काफ़ी स्लो है। बीच में मुशर्रफ साहब के दौर में, सर अस्सलाम वालेकुम, मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देखते हैं, आजकल वेले बहुत रहते हैं, लेकिन यह कि उनके दौर में काम ज़रूर बहुत हुआ है और फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत टुक टुक जैसे आप कह सकते हैं कि स्लो पेस में काम होता रहा है। जनाब अतीकुर रहमान साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि कराची नाउ नीड्स ए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट, जिसके लिए आपको याद होगा कि सैकड़ों अरब रुपयों का एक पैकेज अनाउंस हुआ था। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस पैकेज का क्या बना? उसमें जितने प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें नलाज थे जिनको इम्प्रूव करना था, उसके अलावा पाकिस्तान में कराची के अंदर बिलखुसूस जो है वाटर की सप्लाई के मुतालिक काम होना था और बहुत सारी चीज़ें थी, अपग्रेडेशन थी पुरानी रोड्स की वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आई रियली कैन नॉट रिकॉल हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर देयर, लेकिन इसके बारे में कितनी पेशरफ्त हुई? हैव यू सीन एनी मेजर प्रोग्रेस ऑन दैट? जी। वेल, यू आर राइट टू आस्क दैट क्वेश्चन। मैं आपको इस बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बातें हो रही हैं, उम्मीद है एक दिन काम हो जाएगा। एक मेजर चीज जो रह गई है, अहमद भाई ने काफी हद तक जो मुझसे रह गई थी चीजें लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस के बारे में शहर की बता दी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस अगर डिटोरिएट होंगी और यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी तो उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो छोटा ताजिर हो, चाहे वो बड़ा ताजिर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज वाला हो। इंसान की सेल्फ सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई नॉट द गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू मेक दिस सिटी अ वेरी सिक्योर सिटी, बिकॉज ये रेवेन्यू इंजन है मुल्क का। देखिए, मैं एक आपको बात करना चाहता हूँ, इस शहर को एक और बहुत बड़ी तकलीफ है और वो तकलीफ ये है कि आप देखें कि गवर्नमेंट का जो भी टैक्स टारगेट होता है उसको भी सुपरसीड करके 1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन वक्त से पहले कर दिया। इसका मतलब है दिस सिटी एंड इट्स पीपल बिलीव इन पेइंग टैक्सेस, और टैक्स पे कर रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, रेवेन्यू लॉसेस नहीं आ रही है, रेवेन्यू गेन्स आ रही हैं। इसके बावजूद इस शहर के लोगों को, इसके छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, दुकानदार हो, मॉल वाला हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको एफबीआर ने नोटिस की भरमार कर दिए। हम क्या करें? सिर्फ हर वक्त ऑडिट कराते रहे, कारोबार पे ध्यान ना दें। आगे ही हमारे 1.5 साल कोविड की वजह से हिट हुए हैं और नुकसान हुआ है। भाई, बात यह है कि आप जो नोटिसेस देते हो, इस नोटिसेस का कोई फायदा नहीं होता, आपको सिर्फ 3% इससे गेन होता है। 97% तो कराची शहर के लोग इंपोर्ट में और विथ होल्डिंग टैक्स में वैसे ही दे देते, और 100% इनडायरेक्ट टैक्स में पूरा शहर कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिर्फ 3% के लिए आप सुबह शाम कोरियर हो, डाकिया हो, बाय हैंड हो, कुछ हो, सिर्फ नोटिस ही नोटिस आते रहते हैं। इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना है कि जो शहर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है उसको टैक्स रिलीफ दें आप। अभी आपने इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया है,
अहमद भाई ने कहा कि कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, इंडस्ट्री लग नहीं सकती। आप यहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जहां बिजली सस्ती हो, गैस आराम से मिलता हो, वन विंडो ऑपरेशन हो, पानी होता हो, और सबसे बढ़कर कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो हो। और फिर आप देखें, ये शहर कॉटेज इंडस्ट्री का शहर था। आज की हमारे शहर की एसएमई पे तो हम बहुत बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इसके लिए जो लैंड एलोकेट किया गया था, जिसमें लोगों को प्लॉटिंग की गई थी, जिनको कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जगह दी गई थी, या एक हमारे जमाने में ऐसे भी शेड्स होते थे, कॉटेज इंडस्ट्री शेड होते, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो। अगर देखिए आप एक्सपोर्ट के टारगेट्स को $40 बिलियन, $50 बिलियन, $60 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, ये अकेला शहर आपकी कॉटेज इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करके आपको $10 बिलियन मजीद दे सकता है। आप इसकी कॉटेज इंडस्ट्री पे ध्यान दें। हमारे सिंध में टोपी है, दूसरी चीजें हैं, ये सब दुनिया में मशहूर है। ये सारी की सारी कॉटेज इंडस्ट्री का हिस्सा है भाई। जब आप इसको देखते हो कि ये एक हमारा सिंबल है, ये हमारी निशानी है, ये हमारे सूबे की रिप्रेजेंटेशन है, ये कॉटेज इंडस्ट्री का इनको क्यों नहीं इंकरेज करते, इनको फाइनेंसिंग क्यों? मैंने देखा हर किस्म की पॉलिसीज आई, आज तक स्टेट बैंक की रीफाइनेंस पॉलिसी कॉटेज इंडस्ट्री पे नहीं है। तो ये शहर जहां एफबीआर के हाथों सफर कर रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे सफर कर रहा है, वहां पे कॉटेज इंडस्ट्री की बर्बादी पे भी सफर कर रहा है। इस शहर में गरीब लोग भी रहते हैं, सारे पाकिस्तान से आके लोग रहते हैं, और उनके पास हुनर है। उस हुनर को इनकरेज करने के लिए कोई रीफाइनेंस स्कीम्स, एक्सेस टू फाइनेंस, कोई इनको पैसे, कोई प्रोग्राम्स लाने चाहिए, जिससे ये अपने काम को करके हमारी एक्सपोर्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन में मजीद इजाफा करें। बड़ी अहम बात आपने की है, और अगर मेरी तरफ से इस सिलसिले में कुछ भी हो सके कि बतौर एंकर मैं टीवी पर इसे हाईलाइट कर सकूं कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री की लिए, तो मैं ज़रूर अपनी भरपूर काविश करूंगा। यहाँ पर मैं अहमद चनाई साहब आपकी जानिब आऊँगा, लेकिन ये सवाल थोड़ा मैक्रो नेचर का है, चूँकि मुझे शोबा तहकीक ने एफबीआर के कुछ अहदाफ के मुतल्लिक भी बताया, और जनाब फाजिल वज़रा भी इसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि एफबीआर ने टारगेट जो हैं वो अचीव किए। लेकिन मैं अहमद चनाई साहब, आप माशाल्लाह फाइनेंस को बेहतर जानते हैं, एक मासूमाना सवाल था सर आपसे, वो ये था कि डॉलर था पहले 60 रुपए का, अब डॉलर है तकरीबन रफली बॉल पार्क 180 रुपए का, दैट मीन्स 3 टाइम्स। तो अगर मैं डॉलर वैल्यू ऑफ योर रेवेन्यूज देखता हूं, सर अहमद चनाई साहब प्लीज, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मुझे ये बताएं कि इन टोटलिटी जब कोई अमेरिकन आके आपकी बैलेंस शीट खोलेगा तो वो रुपीज नहीं डॉलर्स में पड़ेगा। तो जरा मुझे एलेबोरेट करके बताइएगा कि योर कलेक्शन is not really that much when it comes to the figure in US dollars. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल साफ साफ निशानदेही कर दी, और वो निशानदेही यही है कि अगर इन डॉलर टर्म्स हम बात करते हैं तो ये 3 गुना फर्क है, 60 रुपए का 180 रुपए, और मैं कहता हूँ 60 रुपए का 180 भी ना लें, और जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने 127 पे छोड़ा था, और आज 180 का फिगर है। तो ये 127 और 180 के फिगर में भी जो है वो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। तो जो हम बात कर रहे हैं, मैंने कल जब मुख्तलिफ ट्वीट्स हुए थे एक्सपोर्ट के बारे में कि ईयर ऑन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 45% बढ़ गई है। तो हम अगर उसका ट्रेड डेफिसिट देखते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा कि इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में कभी नजर नहीं आया, और जब हम जून क्लोज करेंगे तो ये एक बड़ा अज़्दहाम बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, मैं हमारी टेक्सटाइल्स की 70% से ज्यादा जायद एक्सपोर्ट है टोटल एक्सपोर्ट्स की, और कल सुबह जो है यानी पिछले साल हुई जो है वो थी 10,000 की, आज हुई जो है वो 20,000 के ऊपर की है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यान अगर लेट्स से 150 रुपए किलो था तो आज 250 रुपए किलो से ज्यादा यान होगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज की एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है उस प्रोपोर्शनेट से हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगी कि रॉ मटेरियल हमारा महंगा हो गया है, और दुनिया ने अगर $4 किसी चीज के दे रहे थे तो अब $6, $6.5, $7 भी दे रहे हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो बढ़ा है वो मैं कहता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज कितने बढ़े हैं। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बात करें कि हमने क्वांटिटीज बढ़ाई तो इसका मतलब है हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी, हमने क्वांटिटीज बढ़ाई तो इसका मतलब है कि हमारी लेबर की आउटपुट बढ़ गई, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि क्वांटिटेटिवली जब हम एक्सपोर्ट्स पे जाते हैं, मैं टेक्सटाइल्स के अलावा दूसरों में इतना पैराडाइम शिफ्ट नहीं आया रॉ मटेरियल में जितना टेक्सटाइल्स की उसमें आया है, चाहे वो पॉलिस्टर फाइबर की सूरत में हो, चाहे कॉटन की सूरत में हो, चाहे उसका जो मिड प्रोडक्ट है यान की सूरत में हो। तो जाहिर है ये चीजें बढ़ेंगी तो फिर सारी आगे
जो इसका कन्वर्जन है वो भी बढ़ेगा, और हम जो आज हेल्दी फिगर देख रहे हैं एक्सपोर्ट का, वो इसीलिए देख रहे हैं, और इसकी बड़ी वजह भी है। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ कि सिमिलरली इंपोर्ट्स जो है हमारी, वो आप देख रहे हैं कि वो भी एक $59 बिलियन तक पहुंच गई है। तो उसमें भी ऑयल का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि ऑयल जो है वो अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो जाहिर है आज डबल रेट्स है हमारे, और डबल रेट्स के ऊपर हमारी यहाँ भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सिमिलरली हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पूरा आउट हो जाता है। वो प्रोपोर्शनलिटी बड़ा है, लेकिन जो गैप है वो उससे ज्यादा प्रोपोर्शन के साथ बढ़ा है। तो हमें उस गैप को नजर दौड़ानी है कि इस गैप के बाद आज मुख्तलिफ तज्जियाकार जो है, वो सुबह मैं ट्वीट पर पढ़ रहा था, हफीज जो पाशा साहब थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, कि उन्होंने ये बरमला कहा है कि पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट भी कर सकता है इस बैलेंस ऑफ ट्रेड और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट के साथ। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्र है। मैं मुख्तसर एक लुकमा आपको देना चाहता हूं कि हिडन इन प्लेन साइट आर पाकिस्तान्स एक्सपेंसेस, राइट? So I'll just break it down for you. आप ही की बात को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, we have to pay back loans in